हेलो फ्रेंड्स, यूजीसी नेट नॉलेज पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम कर रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 2 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के चैप्टर वाइज, जो है अरिहंत पब्लिकेशन की बुक में से चैप्टर 26 शासन और सुशासन यूनिट 9। आइए स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। क्रांतियों के प्रतिकार के उपाय। क्रांति के कारणों की विवेचना करने में अरस्तू का उद्देश्य राज्य को क्रांति से सुरक्षित रखना ही नहीं। मैक्सिम ने लिखा है, अरस्तू ने जितने विवेकपूर्ण ढंग से क्रांति के कारणों का विश्लेषण किया है, उतने ही विवेकपूर्ण ढंग से उसने उनके निराकरण के उपायों पर भी प्रकाश डाला है। वह क्रांति के प्रतिकार के लिए 2 प्रकार के उपायों का उल्लेख करता है। सामान्य उपाय। फर्स्ट पॉइंट है शासक और शासित में सद्भावना संबंध। क्रांति के प्रतिकार का सबसे प्रमुख उपाय यही हो सकता है कि शासक और शासित में सद्भावनापूर्ण संबंधों को बनाए रखा जाए। क्रांति का सबसे प्रमुख कारण अन्याय होता है और क्रांति के प्रतिकार का सबसे महत्वपूर्ण उपाय सामान्य नागरिकों में यह भावना उत्पन्न करना है कि शासक वर्ग द्वारा उनके प्रति न्यायपूर्ण व्यवहार किया जा रहा है, और इस दृष्टि से संविधान और शासन सभी व्यक्तियों के संतोष पर आधारित होना चाहिए। सभी व्यक्तियों को उच्च पदों के लिए समान अवसर प्राप्त होने चाहिए। संक्षेप में, ऐसे वातावरण की दृष्टि की जानी चाहिए जिसमें प्रत्येक व्यक्ति यह अनुभव करे कि उसे उसका उचित अंश प्राप्त हो रहा है। सेकंड पॉइंट है नागरिकों को संविधान की भावना के अनुरूप शिक्षित करना। क्रांति के प्रतिकार के लिए नागरिकों को संविधान की आत्मा के अनुरूप शिक्षित किया जाना चाहिए। शिक्षा के आधार पर इस बात का प्रयत्न किया जाना चाहिए कि लोगों की सामाजिक भावनाएं, मूल्य, आदतें और व्यवहार शासन व्यवस्था के अनुरूप हो जाए। शिक्षा के आधार पर ही नागरिकों में ये शिक्षा, देशभक्ति और निस्वार्थता की भावना का संचार किया जा सकता है। अरस्तू ने इस उपाय पर बहुत अधिक बल दिया है। एक स्थान पर उसने लिखा है कि सभी बातें जो मैंने संविधान को स्थायित्व प्रदान करने के संबंध में कही है, उन सब में जो संविधान को स्थायी रखने में सबसे महत्वपूर्ण वह है शासन प्रणाली के अनुकूल शिक्षा। उदाहरण के लिए, राजतंत्रीय व्यवस्था में नागरिकों को वीर पूजा की शिक्षा दी जानी चाहिए। प्रजातंत्र में नागरिकों को यह सिखाया जाना चाहिए कि चुनाव कभी दूर नहीं होते, दीर्घकालीन अच्छाई तत्कालीन लाभ से श्रेष्ठ है, और सिरों को गिनना सिरों को तोड़ने से अच्छा है, यदि व्यक्तियों को इस प्रकार शिक्षित किया गया तो वे अपने आप को संविधान के अनुरूप ढाल लेंगे और इससे विद्रोह की संभावना बहुत कम हो जाएगी। थर्ड पॉइंट है कानून का पालन। राज्य के स्थायित्व के लिए आवश्यक है कि कानून का पालन व्यक्तियों के स्वभाव का एक अंग बन जाए। नागरिकों के हृदय में कानून के प्रति निष्ठा उत्पन्न की जानी चाहिए। कानून के छोटे छोटे उल्लंघन पर सरकार को सजग होकर कठोर रुख अपनाना चाहिए और किसी भी रूप में कानून की अवहेलना की स्थिति को सहज नहीं किया जाना चाहिए। इस संबंध में अरस्तू ने लिखा है कि जिस प्रकार निरंतर उत्पन्न होने वाले छोटे छोटे खर्चे सारे धन को खा ले जाते हैं, उसी प्रकार कानून के उल्लंघन की भावना अज्ञात रूप में भी प्रवेश कर जाने पर राज्य को नष्ट कर देती है। फोर्थ पॉइंट है राजनीतिक सत्ता पर एकाधिकार नहीं। राजकीय सत्ता का एकाधिकार सामान्य जनता में असंतोष को जन्म देता है। अतः राजनीतिक सत्ता पर एक व्यक्ति या एक वर्ग का एकाधिकार नहीं होना चाहिए और राज्य में सभी व्यक्तियों तथा वर्गों को उनका उचित अंश प्रदान किया जाना चाहिए। इस संबंध में अरस्तू ये सुझाव देता है कि राज्य के अधिकारियों का कार्यकाल अधिक नहीं होना चाहिए, जिससे सभी लोगों को बारी बारी से सरकारी पदों पर कार्य करने का अवसर प्राप्त हो सके तथा राज्य के पद कुछ परिवारों तक सीमित न रह जाए। अरस्तू यह भी सुझाव देता है कि समान पदों और पुरस्कारों का अधिक से अधिक विस्तृत विवरण किया जाना चाहिए, क्योंकि पदों और समान की असमानताएं विद्रोह के लिए प्रेरित करती है।
5th पॉइंट है भ्रष्टाचार रहित शासन। भ्रष्ट शासन अनिवार्य रूप से क्रांति को जन्म देता है, अतः शासन भ्रष्टाचार रहित होना चाहिए और पदाधिकारियों का व्यवहार तथा आचरण संदेह रहित होना चाहिए। सर्वसाधारण की जो बात राज्य व्यवस्था का सबसे अधिक विरोधी बनाती है वह सार्वजनिक धन का गमन और अपव्यय है। अतः राज्य के शासन की सत्ता का गठन इस प्रकार होना चाहिए कि शासन वर्ग अपने राजकीय पदों के आधार पर अनुचित आर्थिक लाभ न कमा सके। इसके अतिरिक्त जनता को शासन की स्वच्छता का विश्वास दिलाने के लिए राजकीय व्यय का लेखा ईमानदारी से तैयार किया जाना चाहिए। 6 पॉइंट है विभिन्न वर्गों में संतुलन। संतुलन ही राजनीतिक स्थायित्व को जन्म दे सकता है, अतः शासन का कार्य दो विरोधी गुणों वाले लोगों को दिया जाना चाहिए। सद्गुणी लोगों के साथ धनवानों को तथा धनवानों के साथ निर्धनों को नियुक्त किया जाना चाहिए, जिससे राज्य में संतुलन स्थापित रह सके। संतुलन स्थापित करने का एक उपाय है प्रजातंत्र में धनिकों को धन और अल्पतंत्र में निर्धनों के अधिकार तथा समान सुरक्षित रखने चाहिए। इसके साथ ही जहाँ तक संभव हो मध्यम वर्ग की शक्ति बढ़ाई जानी चाहिए। 7 पॉइंट है विदेशियों की उच्च पदों पर नियुक्ति नहीं होनी चाहिए। जो विदेशी है उनकी उच्च पदों पर नियुक्ति नहीं की जानी चाहिए। क्यों? विदेशियों को राज्य के उच्च पदों पर नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए, अन्यथा वे प्रभावशाली होकर राज्य की स्वतंत्रता के लिए संकट बन सकते हैं। संविधान के प्रति निष्ठा रखने वाले योग्य तथा ईमानदार व्यक्तियों को सरकारी पद मिलने चाहिए। 8 पॉइंट है छोटे और महत्वहीन समझे जाने वाले परिवर्तनों पर दृष्टि। छोटे और महत्वहीन समझे जाने वाले परिवर्तनों पर दृष्टि रखी जानी चाहिए, क्योंकि अनेक बार ये परिवर्तन या विवाद क्रांति के कारण बन जाते हैं। 9 पॉइंट है बाहरी आक्रमण का भय खड़ा करना। अरस्तु का एक बड़ा उपाय यह बतलाता है कि शासक वर्ग के द्वारा नागरिकों के सामने सदैव ही बाहरी आक्रमण का भय खड़ा किया जाना चाहिए। इस भय के आधार पर नागरिकों के आंतरिक विरोधों को शांत कर उसमें एकता तथा देशभक्ति की भावना का संचार किया जाना चाहिए और यह स्थिति राजनीतिक स्थायित्व के लिए हितकारी हो सकती है। अरस्तु ने अपनी रचना पॉलिटिक्स में लिखा है कि जिस शासक को राज्य की सुरक्षा की चिंता है उसे बाहरी खतरों का आविष्कार करना चाहिए और दूर के खतरों को निकट लाना चाहिए, जिससे नागरिक रात्रि को पहरेदार की भांति सचेत और चेतन रहें और उनका ध्यान कभी विचलित ना हो। विशेष उपाय क्रांति के प्रतिकार हेतु सामान्य उपाय सुझाने के बाद अरस्तु विभिन्न शासन व्यवस्थाओं में परिवर्तन लाने विशेष कारणों की दृष्टि से रखते हुए विशेष उपाय का उल्लेख करता है। उसके अनुसार मिश्रित संविधानों में राजनीतिक परिवर्तन की दिशा में काम करने वाली सभी स्थितियों पर सावधानीपूर्वक दृष्टि रखी जानी चाहिए। कुलीन तंत्र और वर्ग तंत्र में निम्न वर्गों के साथ अच्छा व्यवहार किया जाना चाहिए और विशेष वर्गों में प्रजातांत्रिक समानता के सिद्धांत पर का पालन किया जाना चाहिए। वर्ग तंत्र में सामान्य प्रशासनिक कार्य निर्धन वर्ग के व्यक्तियों को सौंपे जाने चाहिए, जिससे वर्गीय असंतोष की भावना उत्पन्न न हो। प्रजातंत्र में धनिकों को उनकी संपत्ति की रक्षा का आश्वासन प्राप्त होना चाहिए और इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि जनता लोकप्रिय वक्ताओं या जननायकों के बहकावे में आकर क्रांति न कर बैठे। अरस्तु आताताई शासक को भी अपनी सत्ता सुरक्षित रखने का उपाय बताती है। उसके अनुसार आताताई शासक के द्वारा जासूस या विशेषतया स्त्री जासूस रखे जाने चाहिए। स्वयं निरंतर आक्रामक नीति अपनाई जानी चाहिए और अपने राज्य की जनता को आक्रमण के भय से ग्रस्त रखा जाना चाहिए। इसके द्वारा नागरिकों के बौद्धिक जीवन को नष्ट कर दिया जाना चाहिए। आपराधिक और दंड तथा व्यक्तियों को सम्मान और पुरस्कार दिया जाना चाहिए। नागरिकों के भौतिक कल्याण का प्रयत्न करना चाहिए। धार्मिक कार्यों के प्रति उत्साह दिखाना चाहिए और अपनी वासनाओं को नियंत्रण में रखना चाहिए।
कुछ आलोचकों का कहना है कि अरस्तु ने निम्न कोटि की शासन व्यवस्थाओं, निरंकुश शासन को भी स्थायी बनाने के लिए जो सुझाव दिए हैं और जिन साधनों का प्रयोग करने को कहा है वे पूर्ण अनैतिक है। अरस्तु के इन्हीं विचारों के कारण आलोचक अरस्तु को यथास्थिति रूढ़िवादी और विचारवादी विचारक कहते हैं। इसमें संदेह नहीं कि अरस्तु सदाचार निष्ठ जीवन की प्रतिष्ठा करना चाहता है। यदि उसने निकृष्ट शासन पद्धतियों के स्थायित्व के उपाय बताए तो केवल वैज्ञानिक होने के नाते, अनैतिक होने के नाते नहीं। इस दृष्टि से अरस्तु राजनीति के प्रसिद्ध भारतीय विद्वान कौटिल्य के समीप आ जाते हैं। वस्तुतः अरस्तु का क्रांतियों का विवेचन इतना सुंदर, प्रामाणिक और विशद है कि इसके संबंध में मैक्सी के शब्दों में कहा जा सकता है कि राजनीतिक विज्ञान क्रांति रूप विष का प्रतिकार करने के लिए इससे अधिक विश्वसनीय उपायों का निर्देश नहीं कर सकती है। अरस्तु की दासता संबंधी विचार। अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स के प्रथम भाग में अरस्तु ने दास को पारिवारिक संपत्ति का एक भाग माना है। उसके अनुसार जो संभवतः अपना नहीं है लेकिन दूसरों का है, दास है। दूसरे शब्दों में वह दास वह है जिसका स्वयं का कोई व्यक्तित्व नहीं होता और यहाँ तक कि जिसका अपना मस्तिष्क भी नहीं होता है। इसे क्या कहा गया है? दास कहा गया है। किसमें? अरस्तु की जो पुस्तक है पॉलिटिक्स, उसके प्रथम भाग में। दासता की प्रकृति। दासता की प्रकृति स्पष्ट करते हुए अरस्तु 3 बातों पर चर्चा करते। प्रथम है, जो व्यक्ति अपनी प्रकृति से स्वयं अपना नहीं है बल्कि दूसरों का है, फिर भी मनुष्य ही है, वह स्वभावतः दास है, यानी वो हमेशा के लिए दास है। दूसरा है, यह वह व्यक्ति जो मनुष्य होते हुए भी संपत्ति की एक वस्तु है और दूसरे के अधीन रहता है, वो भी क्या है? दास है। तीसरा है, संपत्ति की वस्तु जो कार्य का उपकरण है और जिसे संपत्ति के स्वामी से पृथक किया जा सकता है, वो क्या है? दास है। तो ये इन्होंने 3 बातें बोली है दास के लिए। कि क्या क्या बोली है? प्रथम बोली थी उन्होंने कि जो व्यक्ति अपनी प्रकृति से स्वयं अपना नहीं है, मतलब अगर वो काम कर रहा है पर उस पर अपना बस नहीं चल रहा है, तो वो क्या है? वो दास है। और दूसरा क्या कहा है? जो मनुष्य, वह व्यक्ति जो मनुष्य है पर वो क्या है? एक संपत्ति की वस्तु है। अभी एक के पास है, फिर वो दूसरे के पास चला जाएगा, तो ये क्या हो गया? एक संपत्ति की वस्तु है जिस पे दूसरे के अधीन रहता है, उस पे अपना बस नहीं है। ये भी वही बात कह रहे हैं, पर ये संपत्ति की तरह यूज हो रहा है। जैसे पहले होते थे कि एक दास है, दूसरे के पास भी चला गया हुआ, जैसे भेज देते हैं, तो वो भी दास है। एंड तीसरा है, वो एक उपकरण की तरह यूज हो रहा है, पूरे दिन काम धाम। तो संपत्ति की वस्तु की जो कार्य का उपकरण है, जिसके पास संपत्ति के स्वामी से पृथक किया जा सकता है, अपने जो उसका स्वामी होता है उससे अलग किया जा सकता है, वो भी क्या है? दास है। अरस्तु के अनुसार राज्य चूंकि गृहस्थियों के संयोग से बनता है, इसलिए दास प्रथा को समझने के लिए हमें गृहस्थी के प्रबंध को समझना चाहिए। गृह प्रबंध के विभिन्न अंग उन व्यक्तियों के साथ जुड़े होते हैं जिनके संयोग से गृहस्थी बनती है, और पूरी गृहस्थी में स्वतंत्र नागरिक भी होते हैं और दास भी। परिवार के प्रमुख अंग है स्वामी और सेवक, यानी दास, पति और पत्नी, पिता और बच्चे। अरस्तु के अनुसार संपत्ति गृहस्थी का हिस्सा होती है। संपत्ति अर्जित करने की कला गृह प्रबंध की कला का अंग है। संपत्ति 2 प्रकार की होती है, सजीव और निर्जीव, एनिमेट और इनएनिमेट। निर्जीव संपत्ति में मकान, खेत और दूसरी अचल संपत्ति आती है तथा सजीव संपत्ति में हाथी, घोड़े, अन्य पशु व दास आदि सम्मिलित हैं। किसी भी परिवार की सफलता और उसके कल्याण के लिए दोनों ही प्रकार की संपत्ति अपरिहार्य है। अरस्तु के शब्दों में
संपत्ति वास्तव में सजीव और निर्जीव उपकरणों का समूह है। दास संपत्ति का सजीव उपकरण है, जिस प्रकार कुछ उपकरण अन्य उपकरणों में अग्रणी होते हैं, उसी प्रकार दास जो सजीव उपकरण हैं अन्य निर्जीव उपकरणों की अपेक्षा अग्रणी होते हैं, क्योंकि निर्जीव उपकरणों से तभी काम लिया जा सकता है जब उनसे पहले सजीव उपकरण विद्यमान हो। सापेक्ष में अरस्तु ने दास को मनुष्य की श्रेणी में रखकर उपकरणों की श्रेणी में रखा है। दास परिवार की संपत्ति है, इसका उपकरण है उसका, यानी कि दास महत्व परिवार के कारण है, उससे पृथक उसका कोई अस्तित्व नहीं है। किसका? दास का। अरस्तु के शब्दों में संपत्ति की प्रत्येक वस्तु जीवन के लिए उपकरण रूप है। जीवन कार्य है, कार्य का परिणाम नहीं है, अतः दास कार्य के क्षेत्र में प्रयोग किए जाने वाला सिर्फ एक उपकरण है। अरस्तु लिखते हैं कि स्वामी अपने दास का स्वामी तो होता है, पर वह उसी का नहीं होता। उसके विपरीत न केवल अपने स्वामी का दास ही होता है, बल्कि संपूर्ण उसी का होता है। यही से पता चलता है कि दास का रूप नेचर क्या है, जो प्रकृति से ही अपना नहीं बल्कि किसी और का है। वह प्रकृति से ही दास है, जो मनुष्य होते हुए भी किसी और का है, वह भी संपत्ति है। अतः संपत्ति को कार्य संपादन का उपकरण कह सकते हैं, जिसका अपने स्वामी से पृथक अस्तित्व हो सकता है। न्यायोचित दशाएं। अरस्तु दास प्रथा से संबंधित कुछ न्यायोचित दशाओं के बारे में चर्चा करता है, जैसे यदि दास में बुद्धि और ज्ञान आ जाए तो उसे मुक्त कर देना चाहिए। दूसरा, स्वामी को दासों के प्रति पुत्रवत व्यवहार करना चाहिए। तीसरा, दासों से उनकी क्षमता के अनुसार कार्य करवाया जाए, उससे अधिक नहीं। फोर्थ पॉइंट है, अरस्तु दासों की संख्या बढ़ाने के पक्ष में नहीं है। फिफ्थ पॉइंट है, अरस्तु के अनुसार अंतिम लक्ष्य दासों को अधिक से अधिक स्वतंत्रता प्रदान करना है। दास प्रथा की आलोचना। दास प्रथा की आलोचनात्मक कथन निम्न है। फर्स्ट है, दास प्रथा अप्राकृतिक है। सेकंड है, यह मानव समूह का विभाजन अवैज्ञानिक नहीं है। थर्ड है, यह मानवता विरोधी है। फोर्थ पॉइंट है, यह अलोकतांत्रिक है। फिफ्थ पॉइंट है, यह जातीय अहंकार पर आधारित है। इस प्रकार स्पष्ट है कि अरस्तु के दास प्रथा संबंधी विचार अव्यावहारिक है, तथापि श्रम विभाजन के संदर्भ में इसका कुछ महत्व हो सकता है। प्लेटो व अरस्तु में तुलना निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा की जा सकती है। समानता। फर्स्ट है, दोनों ही यूनान के जनजीवन में व्याप्त अनैतिकता, अराजकता और अस्थिरता के प्रति चिंतित थे और उनका अंत करना चाहते थे। सेकंड पॉइंट है, दोनों ही इस बात में विश्वास करते थे कि सद्जीवन की प्राप्ति केवल अच्छी प्रणाली से ही संभव हो सकती है। थर्ड पॉइंट है, दोनों का विश्वास है कि सद्जीवन की प्राप्ति सीमित आकार वाले नगर राज्य में ही की जा सकती है और उसकी प्राप्ति केवल वे ही व्यक्ति कर सकते हैं जिसके पास पर्याप्त साधन हो और जिन्हें उचित शिक्षण प्राप्त हुआ हो। फोर्थ पॉइंट है, दोनों ही नागरिकता की सीमित करने के पक्ष में है। फिफ्थ पॉइंट है, दोनों का विचार है कि शारीरिक श्रम दासों के द्वारा ही किया जाना चाहिए। सिक्स पॉइंट है, दोनों ही राज्यों की प्रकृति के संबंध में सोफिस्ट वर्ग के विचारों का विरोध करते हैं और इस धारणा का प्रतिपादन करते हैं कि व्यक्ति की जीवन की सुरक्षा के लिए राज्य की उत्पत्ति हुई और सद्जीवन की प्राप्ति के लिए वह बना हुआ है। यही बात है कि अरस्तु को वास्तव में प्लेटोवादी बनाती है। 7 पॉइंट है, दोनों का विचार है कि आचार शास्त्र और राजनीतिक एक ही अविभाज्य विभाजन के अंग हैं। 8 पॉइंट है, दोनों नगर राज्यों की समस्याओं पर नैतिक दृष्टिकोण से विचार करते हैं और दोनों ही दार्शनिकों के राजनीतिक विचारों का स्वरूप
जो राजनीति विचार है उसका स्वरूप क्या है? नीति शास्त्रीय है। क्या कह रहे हैं कि दोनों नगर राज्यों की समस्याओं पर नैतिक दृष्टिकोण से विचार करते हैं और दोनों ही दार्शनिक के राजनीतिक विचारों का स्वरूप नीति शास्त्र है। 9 पॉइंट है, दोनों ही इस तथ्य में विश्वास करते हैं कि राज्य की उन्नति और विकास के लिए शासकों को सुशिक्षित होना परम आवश्यक है। संभवतः इसी विचार से प्रेरित होकर प्लेटो ने सेराक्यूस के शासक डियोनीसियस को दार्शनिक शासक बनाने का प्रयत्न किया था और अरस्तु ने मकदुनिया के युवराज सिकंदर को प्रशिक्षित किया था। 10 पॉइंट है, दोनों ने ही प्रजातंत्र की आलोचना की। उनके विचारानुसार प्रजातंत्र को श्रेष्ठ प्रकार की शासन व्यवस्था नहीं कहा जा सकता। 11 पॉइंट है, यदि प्लेटो की रिपब्लिक या लॉज राज्य विज्ञ के पथ प्रदर्शन के लिए गुटका है तो अरस्तु की पॉलिटिक्स जो है, पॉलिटिक्स भी उतना ही महत्वपूर्ण पुस्तिका है। असमानता, दोनों में क्या असमानता है? अनेक विचार जो कि अरस्तुवादी प्रतीत होते हैं वास्तव में प्लेटो सबसे बड़ा प्लेटोवादी था और उस पर प्लेटो की अमिट छाप पड़ी थी। परंतु इसके साथ ही यह तथ्य है कि अरस्तु प्लेटो का अंधा भक्त नहीं था। उसने कभी भी किसी बात को केवल इस कारण से ग्रहण नहीं किया कि उसके गुरु प्लेटो ने यह बात कही थी। उसने प्लेटो की अनेक बातों को अपनी रचनाओं का आधार बनाया, किंतु उनका विकास और उसके अंतिम रूप का निर्धारण अपने जीवन शास्त्रीय अध्ययन और वैज्ञानिक प्रकृति के आधार पर ही किया। वास्तव में अरस्तु की विचारधारा अनेक बातों के संबंध में मूलभूत रूप से प्लेटो से भिन्न है और इसी कारण अरस्तु के द्वारा प्लेटो की कटु आलोचना की गई है। दोनों की विचारधाराओं के भेदों का अध्ययन निम्न रूपों में किया जा सकता है। फर्स्ट है आधारभूत दृष्टिकोण का भेद। प्लेटो और अरस्तु दो नितांत भिन्न विचारधाराओं का प्रतिनिधित्व करते हैं जिनके द्वारा दर्शन और विज्ञान के आदर्शवाद और यथार्थवाद को जन्म दिया गया था। प्लेटो को दार्शनिक विश्लेषण सत्यम शिवम सुंदरम की धारणा पर आधारित है। अरस्तु यथार्थवादी, डनिंग के शब्दों में प्लेटो कल्पनावादी और संश्लेषणवादी है। अरस्तु एक तथ्यवादी और विश्लेषक है। क्या कह रहे हैं कि जो आधारभूत दृष्टिकोण है वो किस कारण है? जो प्लेटो है वो दार्शनिक है, उन्होंने विश्लेषण किया, सत्यम शिवम सुंदरम धारणा की, और अरस्तु जो है वो यथार्थवादी है। तो यथार्थवादी हैं तो डैनिंग ने क्या कहा है कि प्लेटो कल्पनावादी और संश्लेषणवादी है, वहीं पे अरस्तु जो है वो तथ्यवादी और विश्लेषकवादी है। सेकंड पॉइंट है आदर्श राज्य की धारणा के संबंध में भेद। प्लेटो और अरस्तु की विचारधारा में दूसरा अंतर जो कि उनका संपूर्ण विचारधारा में व्याप्त है, आदर्श राज्य की धारणा के संबंध में है। अरस्तु का आदर्श सदैव ही संवैधानिक शासन है और वह इसकी तुलना में दार्शनिक राजा के निरंकुश शासन को भी स्वीकार नहीं करता है। परिणामतः अरस्तु के द्वारा प्रारंभ में ही लॉज में प्रतिपादित इस दृष्टिकोण को स्वीकार किया गया है कि श्रेष्ठ राज्य में अंतिम संप्रभु कानून ही होना चाहिए, क्योंकि कोई व्यक्ति नहीं। अरस्तु का कथन है कि सर्वाधिक बुद्धिमान शासक भी कानून के समकक्ष नहीं हो सकता, क्योंकि कानून में ऐसा तत्व होता है जिसे कोई व्यक्ति चाहे वो कितना ही श्रेष्ठ क्यों ना हो प्राप्त नहीं कर सकता। कानून इच्छा तत्व से अप्रभावित विवेक है। थर्ड पॉइंट है राज्य की एकता के संबंध में भेद। राज्य की एकता के संबंध में प्लेटो और अरस्तु की विचारधारा में बहुत अधिक अंतर है। अरस्तु के अनुसार प्लेटो के आदर्श राज्य की अत्यधिक एकता राज्य के अस्तित्व की जड़ पर कुठाराघात करती है। राज्य में भी वैभिन्न में एकता की आवश्यकता होती है, ना कि कठोर
एक संवर्णता अनइन्फॉर्मेलिटी कि राज्य के नागरिकों में मूल बातों के विषय में भी एकता होनी चाहिए, लेकिन अन्य बातों में जितनी अधिक आंतरिक भिन्नता होगी उतना ही वह राज्य अन्य राज्यों से स्वतंत्र और सर्वपर्याप्त होगा। 4th पॉइंट है साम्यवाद के संबंध में भेद। अरस्तु ने प्लेटो से संपत्ति तथा स्त्रियों के साम्यवाद के सिद्धांत से पूर्ण असहमति व्यक्त की है कि संपत्ति व्यक्तित्व के अभिव्यक्ति का साधन है और संपत्ति का साम्यवाद बौद्धिक विकास का अवरोध बन जाता है। स्त्रियों के साम्यवाद का विरोध करते हुए वह कहता है कि इसे अपनाने से परिवार संस्था ही नष्ट हो जाएगी, जो कि व्यक्ति तथा परिवार के विकास का मूलभूत आधार है। इस प्रकार अरस्तु समाज के किसी भी वर्ग के लिए संपत्ति या स्त्रियों के साम्यवाद का प्रतिपादन नहीं करता। 5th पॉइंट है परंपरावादिता और कल्पनावादिता का भेद। अरस्तु एक परंपरावादी विचारक है और व्यवहार को प्रधानता देने के कारण रूढ़िवादी दार्शनिक बन गया है। प्लेटो कल्पनावादी होने के कारण एक क्रांतिकारी विचारक है और जैसे कि अरस्तु कहता है कि प्लेटो युगों के अनुभव को भी ठुकरा देता है। जो प्लेटो है युगों से जो चला आ रहा अनुभव है उसको भी क्या करता है, ठुकरा देता है। प्लेटो और अरस्तु का यह भेद स्त्री पुरुष की तुलनात्मक महत्ता के संबंध में व्यक्त किए गए विचारों में देखा जा सकता है। प्लेटो सभी बातों के संबंध में स्त्री पुरुष की समानता पर बल देता है, लेकिन अरस्तु लिखता है कि पुरुष का साहस आज्ञा देने में प्रदर्शित होता है और स्त्री का आज्ञा पालन करने में। 6th पॉइंट है शैली संबंधी भेद। प्लेटो और अरस्तु की शैलियों में बड़ा भेद है। कल्पनाशील होने के कारण प्लेटो की जीवन शैली काव्यात्मक तथा सरस है। इसके विपरीत पर्यवेक्षण पर आधारित होने के कारण अरस्तु की शैली विश्लेषणात्मक, शुष्क और नीरस है। 7 पॉइंट है व्यक्ति की स्थिति के संबंध में भेद। प्लेटो ने आदर्श राज्य की अपनी संपूर्ण योजना के अंतर्गत व्यक्ति को केवल एक साधन माना है और अपना योजना के अंतर्गत व्यक्ति का मनमाने तरीके से उपयोग किया है। इसके द्वारा प्रस्तावित समाज को पूर्णतः निश्चित 3 वर्गों में विभाजित करने की योजना या संपत्ति और स्त्रियों के साम्यवाद की योजना इसी दृष्टिकोण की परिचायक है। किंतु अरस्तु अपने समस्त दर्शन में व्यक्ति को उसका उचित महत्व प्रदान करता है और वह प्लेटो के समान व्यक्ति की इच्छाओं और आवेगों की अवहेलना नहीं करता। यह कथन कि प्रत्येक व्यक्ति या तो प्लेटोवादी हो सकता है या अरस्तुवादी अधिकांशतः सत्य नहीं है। ऐसा कहा जा सकता है कि अरस्तु प्लेटोवादियों में सबसे महान था। उसके सिद्धांत भी आदर्श अथवा श्रेष्ठ राज्य के विचार पर आधारित है। उसने अपने आदर्श को केवल प्लेटो की काल्पनिकता और अव्यवहारिकता से मुक्त कर दिया। इस दृष्टि से अरस्तु ने तो प्लेटो के ही आदर्शवाद को व्यवहारिक तथा स्वीकार्य बना दिया। इबनस्टीन ने सत्य ही कहा है कि प्लेटो के विचार की कमियों को सुधारने वाला उसका अपना शिष्य ही था। सुशासन के तत्व एवं प्रारूप। एलिमेंट एंड फॉर्म्स ऑफ गुड गवर्नेंस। सुशासन के तत्व एक प्रारूप में निम्न को सम्मिलित किया जाता है। फर्स्ट है सहभागिता। इसे सुशासन का आधार बिंदु माना जाता है। सरकारें अपने नागरिकों को अपेक्षित स्वतंत्रता प्रदान करती है ताकि नीति निर्माण तथा विकास प्रक्रियाओं में इसकी व्यापक व अर्थपूर्ण भागीदारी को सुनिश्चित किया जा सके। सेकंड है कानून का शासन। शासन का अर्थ अधिकार का स्वैच्छिक उपयोग नहीं है। शासन के किसी भी रूप में प्रभावी क्रियान्वयन के लिए एक समुचित वैधानिक ढांचे की मौजूदगी अनिवार्य है। इसके अवलंब के रूप में समुचित क्रियान्वयन तंत्र व स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना, जो कि लोगों में
विश्वास का सृजन कर सके सुनिश्चित करना आवश्यक है। थर्ड पॉइंट है पारदर्शिता। यह सूचना के अबाध प्रवाह तथा शासनात्मक प्रक्रियाओं से प्रभावित होने वाले लोगों तक उसकी पहुंच के सिद्धांत पर आधारित है। लोग सरकारी तथा अन्य क्षेत्रों के कामकाजों के पर्यवेक्षण तथा मूल्यांकन कर सकने में समर्थ हो, इसके लिए उन तक अपेक्षित सूचनाओं के अबाध प्रवाह को सुनिश्चित किया जाना परम आवश्यक है। फोर्थ पॉइंट है उत्तरदायित्वपूर्ण के शासन तंत्रों में इस तत्व का प्राय अभाव पाया जाता है। वर्तमान समय में ऐसे संस्थानों पर बल दिया जा रहा है जो सभी संबंधित लोगों की आवश्यकताओं में प्रति उत्तरदायी है। फिफ्थ पॉइंट है समता। चूंकि शासन संरचनाओं व तंत्रों का लक्ष्य भागीदारी होता है, अतः उनके लिए यह आवश्यक है कि वे समता को सुनिश्चित करें। किसी भी समाज के संकीर्ण विकास के लिए वह अनिवार्य है कि उसमें समाज के प्रत्येक वर्ग की हिस्सेदारी और भूमिका हो, वह इनमें से किसी को मुख्य धारा से अलग थलग नहीं किया जाए। 6 पॉइंट है प्रभावशीलता व कार्यकुशलता। शासन, सुशासन तथा नवलोक प्रबंध के लिए यह अनिवार्य है कि वह संसाधनों के सर्वोत्तम उपयोग को सुनिश्चित करे और उसके लिए उनसे परिणामोन्मुखी कार्यकुशलता को बढ़ावा देना जरूरी होगा। 7 पॉइंट है उत्तरदायित्व। सुशासन की अवधारणा में इसका केंद्रीय स्थान है। उत्तरदायित्व के मानकों के अनुपालन का अर्थ है शासन को अपने कार्यों के प्रति उत्तरदायी बनाना। न केवल सार्वजनिक संस्थान बल्कि निजी क्षेत्र, नागरिक समाज संगठन को भी जनता तथा संबंधित पक्षों के प्रति उत्तरदायी बनाया जाना चाहिए। 8 पॉइंट है सुशासन का प्रारूप। बाजारोन्मुखी सुधार के परिप्रेक्ष्य में सुशासन का एक नया प्रारूप उभरकर सामने आया है, जो समाज के विविध सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा प्रशासनिक कर्ताओं की कोशिकों को संगठित कर उनका समन्वित उपयोग विभिन्न समस्याओं के समाधान तथा इच्छित लक्ष्यों की पूर्ति के लिए करता है। वर्तमान बदलते परिवेश में शासन का महत्व काफी निर्णायक हो गया है। इसके अंतर्गत न केवल कार्यपालिका, विधान पालिका और न्यायपालिका शामिल होते हैं, बल्कि निजी क्षेत्रों तथा नागरिक समाज संगठनों की भी इसमें महत्वपूर्ण व बराबर की हिस्सेदारी होती है। शासन का लक्ष्य एक ऐसे प्रभावी तंत्र की स्थापना करना है जो लोकतांत्रिक, भागीदारीपूर्ण और जिम्मेदार हो। आधुनिक सरकार न केवल आर्थिक लक्ष्यों की उपलब्धि को अपना मिशन बनाती है, बल्कि जनता तथा प्रशासन के बीच की दरार को पाटना भी उसका प्रमुख लक्ष्य होता है। सुशासन के सिद्धांत तथा अवधारणा। कुछ दशकों में सुशासन का मुद्दा राजनीति शास्त्र एवं लोक प्रशासन संबंधी विचार विमर्श की चर्चाओं का प्रमुख विषय बन गया। विश्व के विकसित और विकासशील दोनों भागों में अब ध्यान केंद्र सरकार और राजनीति की रूढ़िगत अवधारणाओं से हटकर उत्तम अभिशासन, इसकी विशेषताओं और अनिवार्यताओं की ओर हो गया, जो कि एक स्वागत योग्य बदलाव है। विश्व बैंक रिपोर्ट 1992 में सुशासन की नई अवधारणा का प्रतिपादन किया गया, जिसके विषय में सभी देशों में विचार मंथन किया जाने लगा। वहाँ 1997 के बाद की विश्व विकास रिपोर्टों में सुधारणीय आर्थिक उन्नति के लिए राज्य की प्रभाव क्षमता को एक अनिवार्य पूर्वापेक्षा का महत्व दिया गया। विश्व बैंक ने गवर्नेंस के निम्नलिखित 3 विशिष्ट पहलुओं की रेखांकित किया है। किसको? जो विश्व बैंक है, गवर्नेंस ने निम्नलिखित 3 विशिष्ट पहलुओं को रेखांकित किया है। कौन कौन से? फर्स्ट है राजनीति सत्ता का प्रकार। सेकंड है विकास के लिए देश की आर्थिक और सामाजिक संसाधनों के प्रबंधन हेतु सत्ता के प्रयोग की प्रक्रिया। थर्ड है नीति निर्माण एवं क्रियान्वयन के लिए कार्यक्रमों की संरचना हेतु सरकार की क्षमता।
सुशासन की अवधारणा की प्रासंगिकता इसलिए है कि सुशासन के लक्ष्य स्वतंत्र सरलता से परिलक्षित हो जाते हैं। डेविड ऑसबर्न और टेड गैबलर ने सुशासन को उद्यमी सरकार का पर्यायवाची मानते हुए ऐसे शासन की कल्पना की जिसमें निम्नलिखित 10 लक्ष्य पाए जाते हैं। 10 लक्षण पाए जाते हैं। कौन से? फर्स्ट है उत्प्रेरक सरकार, सेकंड है सामुदायिक आधारित सरकार, थर्ड है प्रतिस्पर्धी सरकार, फोर्थ है सेवा प्रायोजित सरकार, फिफ्थ है परिणामोमुखी सरकार, सिक्स्थ है ग्राहकोमुखी सरकार, सेवंथ है उद्यमी सरकार, 8 है पूर्वानुमान लगाने वाली सरकार, 9 पॉइंट है विकेंद्रीकृत सरकार और 10 पॉइंट है बाजारोन्मुखी सरकार। तो ये जो है 10 लक्षण हैं वो बताए गए हैं। अब सहारा अफ्रीका राज्यों से संबंधित विश्व बैंक के 1989 के दस्तावेज, इस दस्तावेज में सुशासन की अवधारणा का उल्लेख ठोस विकास प्रबंध के परिप्रेक्ष्य में किया गया है। इस संबंध में 4 प्रमुख बिंदुओं की रेखांकित किया गया है। फर्स्ट है सार्वजनिक क्षेत्र का प्रबंध, सेकंड है जवाबदेहिता, थर्ड है विकास के लिए वैधानिक ढांचा और फोर्थ है सूचना एवं पारदर्शिता। विश्व बैंक के संकेतकों के अनुसार सुशासन में शामिल लोकतंत्र, पारदर्शिता और जवाबदेही के अतिरिक्त यह कहा जा सकता है कि अंतिम अभिशासन का समग्र आज से एक ऐसी सहभागितापूर्ण प्रणाली से है जिसमें जिन लोगों को जनता की ओर से शासन करने के लिए आमंत्रित किया जाता है वे ऐसे हो जो अपना सर्वोत्तम देने, लोगों की सेवा और भलाई करने, उनकी समस्याओं को हल करने और उनका जीवन जीने योग्य, संतोषपूर्ण और उल्लासपूर्ण बनाने की इच्छा से अभिप्रेरित हो। यूएनडीपी की सतत मानवीय विकास के लिए शासन विषय पर वर्ष 1954 में आयोजित कार्यशाला में शासन की कुछ प्रमुख विशेषताओं की पहचान की गई जो निम्नलिखित है। फर्स्ट है सहभागिता, सेकंड पॉइंट है जनता के प्रति उत्तरदायित्व, थर्ड पॉइंट है शासन के तौर तरीकों तथा संसाधनों का विकास, फोर्थ पॉइंट है कानून के शासन का परिचालन, फिफ्थ पॉइंट है नियंत्रण के बजाय नियमन, 6 पॉइंट है सेवा उन्मुखता, 7 पॉइंट है सतत विकास, 8 पॉइंट है जनता की स्वीकृति और 9 पॉइंट है जेंडर संतुलन पर बल आदि। राज्य, बाजार तथा नागरिक समाज, स्टेट, मार्केट एंड सिविल सोसाइटी। राज्य व नागरिक समाज के मध्य समकालीन संबंध परंपरागत उदारवाद की देन है। उदारवादी विचारधारा नागरिक समाज को लोकतांत्रिक राज्यों की एक आवश्यकता बताती है। उदारवाद को ध्यान में रखते हुए यह देखा गया है कि उसके साथ सरकारी और निजी क्षेत्रों के बीच का भेद भी है। लोक या सरकारी क्षेत्र प्रतिनिधि सरकार और विधि के शासन पर आधारित है। निजी क्षेत्र व्यक्तिगत कार्यों, अनुबंध और बाजार के आदान प्रदान का वह क्षेत्र है जो कि राज्य के सुरक्षा दायित्वों की परिधि में आते हुए भी इससे स्वतंत्र होते हैं। एक उच्च स्तरीय उच्चारित नागरिक समाज अपनी विधितरण प्रवृत्ति, समूहों की सदस्यता की अभिव्यक्ति और सामाजिक गतिशीलता के साथ स्थिर लोकतांत्रिक राजनीति के लिए एक पूर्व धारणा है। नागरिक समाज एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें नियम, सारूप्यता, संगठन और शासन के विरोध पर आधारित सामाजिक संबंध आते हैं। राज्य, बाजार एवं नागरिक समाज के अंतर संबंधों की चर्चा करते समय वैश्वीकरण के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण प्रश्न सामने उभर कर आता है, वह यह है कि नागरिक समाज अपने में क्या सम्मिलित करता है और क्या नागरिक और समाज की अवधारणा में बाजारों को शामिल किया जाना चाहिए। परंपरावादी उदारवादी बाजार को नागरिक समाज में शामिल करता है जबकि समकालीन उदारवादी वाणिज्य संबंधों, उत्पादकता और नेटवर्क को नागरिक समाज का अंग समझता है। लोक चयन सिद्धांत, पब्लिक चॉइस थ्योरी। वर्तमान में सार्वजनिक निर्णय किस प्रकार होता है इसकी जानकारी देने के अतिरिक्त लोक चयन उन नियमों का विश्लेषण करता है जो सामूहिक निर्णय
प्रक्रिया का मार्गदर्शन करते हैं। ये संवैधानिक नियम हैं जिन्हें राजनीतिक कार्यकलाप आरंभ करने से पहले बनाया जाता है। लोक चयन सिद्धांतवादी राज्य और समाज के व्यवस्थित दृष्टिकोण को अपनाने के विरुद्ध तर्क देते हैं। समाज व्यक्तियों का समूह है जो इसे बनाते हैं। इसी प्रकार राज्य एक सजातीय व्यवस्थित पहचान नहीं है जो राजनेताओं, प्रशासनिकों और अन्य अधिकारियों तथा कार्मिकों का समूह है। लोक चयन सिद्धांतवादी राजनीति के विनिमय मॉडल पर बल देते हैं, परंतु विनिमय के परिणाम की अपेक्षा प्रक्रिया पर बल दिया जाना चाहिए। लोक चयन सिद्धांतवादियों ने सामूहिक चयन पर प्रतिपादन किया है कि समाजों में सामूहिक निर्णय किस प्रकार लिए जाते हैं। नवलोक प्रबंध सामान्य शब्दों में कहा जा सकता है कि नवलोक प्रबंध का सिद्धांत वैश्वीकरण, उदारीकरण तथा निजीकरण के दौर में विचलन और वेबर के सिद्धांतों को लोक प्रशासन के लिए असंगत करार दे रहा था। इस नए सिद्धांत में सरकार व नौकरशाही की भूमिका में बदलाव की बात की गई है। लोक प्रशासन में नवलोक प्रबंध का जन्म 1990 के दशक में हुआ। क्रिस्टोफर हुड ने इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था। किसने किया था एनईपी का? क्रिस्टोफर हुड ने। इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था। इसे पॉलिट के द्वारा प्रबंधवाद कहा गया। सामान्यतः नवलोक प्रबंध समाज एवं अर्थव्यवस्था में राज्य की भूमिका को कम करना चाहता है तथा एक उद्यमशील सरकार की स्थापना करना चाहता है। सामान्य रूप से सरकार के 3 लक्ष्य होने चाहिए: कुशलता, अर्थव्यवस्था तथा प्रभावशीलता। ये क्या होनी चाहिए? सरकार की 3 लक्ष्य। लोक मूल्य सिद्धांत वर्तमान समय में लोक प्रशासन की भूमिका अत्यधिक व्यापक एवं जटिल हो गई है। नीति निर्माण की प्रक्रिया और विभिन्न समस्याओं को सुलझाने में प्रशासक स्थायी रूप से भाग लेने लगे। अतः यह आवश्यक है कि सभी प्रशासक निर्णय प्रक्रिया से बेहतर ढंग से परिचित हो। साथ ही उन्हें यह भी पता होना चाहिए कि समस्या समाधान में मूल्य एवं तथ्यों की भूमिका क्या हो सकती है। लोक सेवाएं वैध सत्ता पर आधारित है। जो लोक सेवाएं हैं वो वैध सत्ता पर आधारित है, जिन्हें कार्यों के संपादन हेतु समुचित अधिकार, आवश्यक सुरक्षा तथा पर्याप्त सुविधा प्रदान की गई है। अतः इन सेवाओं में कार्यरत लोक सेवकों के उत्तरदायित्व की सुनिश्चित होने चाहिए। जो इनकी उत्तरदायित्व है वो भी क्या होने चाहिए? सुनिश्चित होने चाहिए। शासन सिद्धांत के रूप में एवं शासन तथा लोक शासन। शासन की गुणवत्ता को मापने के लिए अभी तक कोई एकीकृत सूचक विकसित नहीं हुआ है। ऐसे किसी सूचक के अभाव में शासन के मानकों के बारे में केवल अप्रत्यक्ष निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। तीव्र आर्थिक विकास, बढ़ता साक्षरता, सुधरे स्वास्थ्य सूचक आदि शासन मानकों में सुधार की दिशा में संकेत देते हैं। उत्तम शासन के लिए आवश्यक पूर्व शर्तें। उत्तम अधिशासन की बाधाओं के एक विश्लेषण से पता चलता है कि अनेक पूर्व शर्तें हैं जिन्हें पूरा किया जाना चाहिए ताकि शासन की नागरिक केंद्रित बनाया जा सके। कुछ पूर्व शर्तें निम्न हैं। फर्स्ट है ठोस कानूनी संरचना। सेकंड है कानूनों के उचित क्रियान्वयन और उनके प्रभावी कार्यकरण हेतु शक्तिशाली संस्थागत पद्धति। थर्ड पॉइंट है इन संस्थानों में कार्य सक्षम कार्मिक और ठोस कार्मिक प्रबंध नीतियाँ। फोर्थ पॉइंट है विकेंद्रीकरण, प्रत्यायन और जवाबदेही के संबंध में सही नीतियाँ। ठोस कानूनी संरचना। एक दृढ़ कानून संस्था किसी भी व्यवस्थित समाज के लिए एक पूर्वापेक्षा है। संविधान हमारी कानूनी संरचना का एक महत्वपूर्ण आधार है। संविधान में विहित उद्देश्यों को और बढ़ावा देने के उद्देश्य से संसद ने बड़ी संख्या में कानूनों का अधिनियम किया है। कानून का शासन कायम करने के लिए शक्तिशाली संस्थागत पद्धति।
देश ने पिछले वर्षों के दौरान यह सुनिश्चित करने के लिए कानून का शासन कायम हो और हमारे नागरिकों के अधिकार सुरक्षित रहें तथा मानव प्रतिष्ठा बनी रहे, दृढ़ और प्रभावी संस्थागत पद्धतियां कायम और संधारित की गई है। सक्षम और समर्पित कार्यबल। एक दृढ़ कानून पद्धति और शक्तिशाली संस्थागत पद्धति को यह सुनिश्चित करने की सक्षम और अभिप्रेरित कार्मिक पद्धति का संचालन करे, समर्थित किए जाने की जरूरत है, जिससे एक कंपायमान नागरिक केंद्रित प्रशासन उपलब्ध हो सके। पारदर्शिता और सूचना का अधिकार। पारदर्शिता और सूचना का अधिकार उत्तम शासन के लिए एक पूर्व शर्त है। सूचना की सुलभता नागरिकों को सार्वजनिक नीतियों और कार्यक्रमों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए सशक्त बनाता है। इस प्रकार यह सरकार को और अधिक जवाबदेह बनाता है और भागीदारी पूर्ण प्रजातंत्र को सुदृढ़ बनाने में और नागरिक केंद्रित शासन में सहायता प्रदान करता है। तो आज के लिए वीडियो इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।